स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आपको पता ही है, कक्षा 10 का मैथ हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और हमारा 1.2 कम्प्लीटली हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हमारा उदाहरण आता है और एक प्रीमेथ थी जो मैंने कल पढ़ाई थी आपको। ठीक है, आज उदाहरण नंबर 9 और प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर पहला करेंगे, जिसमें उसमें करना है हमें सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। और इसमें करना है हमें सीधी, इसमें भी यही करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों का मेथड एक है, आप एक अच्छे से समझिए, दूसरा अपने आप कर लेंगे। ठीक है, और ध्यान से समझना, ये बोर्ड में जरूर आता है, कम से कम 3 या 4 नंबर का बोर्ड में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे उत्तर। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना सबसे पहले आपको हर सवाल में करना जिसमें ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, क्या करेंगे कि हम इसके विपरीत, हम उल्टा मान रहे हैं कि ये अपरिमेय सिद्ध करवा रही है हमसे, हम इसे परिमेय सिद्ध कर रहे हैं, परिमेय मान लेंगे। ठीक है, कि √3 एक परिमेय संख्या है। इतना कर देंगे, आसान है। उसके बाद जब ये परिमेय है तो P/Q के बराबर होगा। ठीक है, फिर यहां लिखेंगे इसके साइड में कि जहां P, Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू है 0 के है। ठीक है, तथा P, Q सहभाज्य संख्या है। इतना आप कर देंगे, बिल्कुल आसान है। देखो, हमने क्या कहा कि जो P, Q है ये पूर्णांक है और Q = 0 का नहीं है, यानी कि Q के बराबर 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, तथा P और Q सहभाज्य संख्या है। हमने P और Q को क्या मान लिया कि सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब है कि इनका HCF केवल और केवल 1 होगा, है ना। या मैं कहूं कि इनका जो फैक्टर होगा वो केवल 1 होगा, कि जो इन्हें दोनों को विभाजित कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करेंगे। देखो, ये P ऐसे ही, ये Q कहाँ जाएगा, इधर गुणा में जाएगा, इसके √3 के ये गुणा में आ गया। ठीक है, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इतना लिख देंगे, कर दो बार। इसका हो गया P², इसका हो गया √3 Q का स्क्वायर, इसका आएगा P² बराबर, इसका आएगा 3 और इसका आएगा Q²। फिर यहाँ से आगे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे सर। इतना कर देंगे, एक नाम दे दिया। अब लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में ये वाला 3 देखो, इसे विभाजित करेगा नहीं करने का। यहाँ देखो गुणा का है, ये इधर बटे में आएगा, तो इसे विभाजित करेगा, तो यही लिखना है बस हमें। क्या लिखना है कि 3, P² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, लिखेंगे, आते हैं 3, P को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे अर्थात 3 P का एक गुणनखंड है। इतना कर देंगे, बिल्कुल आसान है। उसके बाद आपको नीचे करना है, मैं इधर कर रहा हूँ, है ना।
ये नीचे आपको दिखाई नहीं देगा फिर, इसलिए इधर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से करेंगे ऊपर से बिल्कुल, ये मैंने इधर का अलग कर दिया। चलिए फिर लिखेंगे माना P बराबर कितना 3C। ये कितना माना जाएगा, जितना आपको ये अंदर दिख रहा है इक्वेशन में 3 है, तो ये अंडरूट वाला जो उतना मान लेंगे। अगर है 5 होगा तो मैं 5 मानूंगा। दो था पिछली फिर में तो मैंने 2 माना था, 2C है ना। आप चाहे C के अलावा कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ हम C मानना है। ठीक है, तो P बराबर 3C मान लिया। फिर लिखेंगे P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख दो। एक क्या है, ये भी पहले एक तार लो चाहे तो, P² बराबर 3Q²। P की जगह रखो 3C² बराबर 3Q², ऐसे ही। ठीक है, इतना कर दिया। अब इसका वर्ग करेंगे, 3C का वर्ग करो। 3C का वर्ग क्या होगा, 9C² बराबर 3Q², ऐसे ही। ये 3 से 9 कट जाएगा क्योंकि इधर बटे में होगा, तो इधर गुणा में इधर बटे में तो आएगा, तो काट देंगे डायरेक्ट। कितना हो गया 3C², ऐसे ही Q², ऐसे ही। समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। इतना कर देंगे, बिल्कुल आसान है। फिर क्या लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 में 3Q² को विभाजित कर रहा है अतः 3Q को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे अर्थात 3Q का एक गुणनखंड है। इतना कर देंगे। देखो हमने क्या माना था, P और Q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य की संख्या क्या है कि P और Q को केवल एक विभाजित कर सकता है, दोनों को। ठीक है, कोई और गुणनखंड नहीं कर सकता। और यहाँ देखो इस वाले में समीकरण नंबर 1 से P को 3 विभाजित कर रहा है, समीकरण नंबर 2 से 3Q² को। इसका मतलब अब एक तो नहीं, तो इसका मतलब सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सहभाज्य संख्या होती तो केवल एक विभाजित करता। ठीक है, तो ये हमने गलत किया, तो इसलिए अब लिखेंगे थ्योरी, एक लाइन छोड़ के आगे लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 व 2 में 3, P व Q को विभाजित कर रहा है। फिर लिखेंगे, देखो 3 P और Q को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब P Q सहभाज्य संख्या नहीं है। लिखेंगे अतः P, Q सहभाज्य संख्या नहीं है। जब P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है और हमने मानी थी कि सहभाज्य संख्या, इसका मतलब हम गलत थे। तो हम लिखेंगे यह त्रुटि हमसे इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि अंडरूट 3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अंडरूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
इतनी थ्योरी आपको लिखनी है। अगर आप इतनी थ्योरी लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो कुछ नहीं करा कि समीकरण नंबर 1 बनाई, इसे पी स्क्वायर को 3 से विभाजित कराया। ऐसी समीकरण नंबर 2 बनाई, एक बार आप इसे क्यू स्क्वायर को विभाजित कराया और फिर ये लैंग्वेज लिख देंगे। ठीक है, ये लैंग्वेज आपको शुरू में बोरिंग लगेगी या फिर मैं कहूँ आप पे या अच्छी ना लगे, है ना, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप सवाल को करते जाएंगे आपको ये थोड़ी आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम सवाल करेंगे प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल, जिसमें हमें सिद्ध करना है n√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये आपको समझ में आया और ये थ्योरी आपने समझ ली तो वो वाला सवाल आप अपने आप ट्राई कीजिए पहले, और समझ में नहीं आता फिर वीडियो को आगे देखिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर पहला। अब प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है वो पढ़े। सिद्ध कीजिए कि n√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि n√5 एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते भी हैं कि n√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम इसके विपरीत मान लेंगे। ठीक है, जैसा पिछला सवाल कराया मैंने n√3 बिल्कुल सेम होगा, बस संख्या अलग हो जाएगी। तो लिखेंगे सबसे पहले उत्तर, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि n√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इतना तो आप कर ही देंगे। सबसे पहले देखो हमें अपरिमेय करना है सिद्ध, तो हमने क्या मान लिया, परिमेय, तभी तो सिद्ध कर पाएंगे। चलो जब ये परिमेय है तो तुम्हें पता है कि P/Q के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, जब कोई संख्या परिमेय है तो वो P/Q के बराबर होगी, तभी तो परिमेय होगी, है ना। क्योंकि परिमेय की डेफिनेशन क्या है कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या थी, हमने इसके बराबर लिख दिया। फिर यहाँ पे साइड में लिखेंगे जहां P, Q पूर्णांक है और Q = 0 के नहीं है। फिर लिखेंगे तथा P, Q सहभाज्य संख्या है। इतना कर दोगे, बिल्कुल आसान है, इतना लिख देंगे, है ना। सहभाज्य संख्या क्या होंगी, मैं पीछे ही बता चुका हूं कि इसे सहभाज्य संख्या प्योर तब होंगी जब इन्हें एक के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर सकता, केवल एक डिवाइड कर सकता है, या मैं कहूं कि केवल इसका एचसीएफ एक होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर क्या करेंगे, पी ऐसी क्यू कहाँ जाएगा, यहाँ देखो बटे में, इधर जाएगा गुणा में, n√5 क्यू। फिर क्या लेंगे, दोनों तरफ का, ये दोनों पक्षों का, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इसका p² होगा, इसका n√5 Q² होगा, इसका वर्ग आएगा p² और इसका आएगा 5 Q², क्योंकि वर्ग से करनी हट जाती है। इसे समीकरण नंबर नाम लिख देंगे और फिर इसकी थ्योरी लिख देंगे। क्या थ्योरी लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 में 5 p² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, फिर लिखेंगे और या अतः
थ्योरी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अतः 5 p को भी विभाजित करेगा, अर्थात 5 p का एक गुणनखंड है। ठीक है, इतना आप कर देंगे बिल्कुल पहले की तरह, जैसे पहले √3 में करा था हद तक, उसके बाद बिल्कुल सेम होगा। मैं इधर कर रहा हूं, आपको नीचे करना है बोर्ड में भी और वैसे भी, और ये बिल्कुल सेम बोर्ड की तरह कर रहे हैं। आपको बोर्ड पे भी ऐसे कर करना है आपको, अगर पूरे नंबर चाहिए तो। ठीक है, चलिए लिखेंगे, माना p बराबर 5c। आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि c मान रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, d या कुछ भी। ठीक है, हमने c माना है, पिछले में भी इसमें भी। देखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखो। एक क्या, हाँ ये थी ना, क्या थी, एक p² 5q²। रख दो मान इसका, p की जगह क्या रख देंगे, 5c का वर्ग बराबर 5q²। करो, ये कितना हो गया 25, ये c² बराबर 5q²। आपको दिख रहा है 5 से 25 कट जाएगा, बटे में आएगा, कितना बचेगा 5c² बराबर q²। समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना कर देंगे, आसान है बिल्कुल पहले की तरह है। फिर थ्योरी लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 में 5, देखो जो यहाँ से देखो गुणा में है, इधर जाएगा बट्टे में, तो q² को विभाजित करेगा, जब बट्टे में आएगा तो विभाजित करेगा। तो लिखेंगे 5q² को विभाजित कर रहा है, लिखेंगे अतः 5 p को भी, सॉरी q को भी विभाजित करेगा, लिखेंगे अर्थात 5q का एक गुणनखंड है। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 व 2 में 5 p व q को विभाजित कर रहा है जब p और q को 5 विभाजित कर रहा है तो सहभाज्य संख्या नहीं हुई, तो लिखेंगे अतः p, q सहभाज्य संख्या नहीं है। और हमने मानी थी कि p और q सहभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब हम गलत हुए। तो यह त्रुटि हमसे क्या किस लिए उत्पन्न हुई, को लिखेंगे कि यह त्रुटि मतलब गलती, यह त्रुटि हमसे इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय
संख्या है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो प्रश्नावली का बिल्कुल देखो उस पिछले की तरह हुआ है, बिल्कुल सारी थ्योरी, बस जहां 3 था वहां 5 हो गया, अंतर इतना ही है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसके एक बार रिवाइज कर रहे होंगे बहुत जल्दी, इसके विपरीत मान लेंगे, मान लिया, फिर p बटे q के बराबर 5 होगा, फिर ये लैंग्वेज लिख देंगे और मान लेंगे p और q सहवाच्य संख्या है, और इसे यहाँ ले जाके जाएंगे, बटे का गुणा में जाएगा, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद क्या होगा, √ का वर्ग 5 हो जाएगा, फिर लिख देंगे लैंग्वेज, क्योंकि देखो ये 5 यहाँ से गुणा में है, इधर बटे में जाएगा ये यहाँ, तो इसका मतलब p² को विभाजित करेगा और p² को करेगा तो p को भी करेगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब तो करे विभाजित होगा तो 5 p का एक गुणनखंड होगा, जब कोई किसी को विभाजित कर रहा है तो वो उसका एक गुणनखंड होता है। ठीक है, फिर माना p बराबर 5c, जो यहाँ रहेगा ये उतना माना जाएगा। अगर देखो 3 था √3 तो हमने 3c माना था, और 2 था तो हमने 2c माना था, इस तरीके से। ठीक है, फिर p का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, एक ये थी, एक रखा p का मान 5c², ये हो गया 25c², ये 5 से 5 कट गया c²। अब फिर क्या देखो, ये 5 से उठेगा, इसका बटे में आ जाएगा, तो q को विभाजित करेगा, तो हमने लिख दिया कि समीकरण नंबर 2 में 5 q² को विभाजित कर रहा है, अतः 5 q को भी विभाजित करेगा, अर्थात 5 q का एक गुणनखंड है। जब विभाजित करेगा तो गुणनखंड भी होगा, बिल्कुल गुणनखंड है। फिर लिखेंगे लास्ट में, सबसे अंत की पंक्ति यही लिखनी है हर सवाल में, ऐसे में कि समीकरण नंबर 1 व 2 में 5 p और q को विभाजित कर रहा है, अतः p और q सहवाच्य संख्या नहीं है। जब 5 विभाजित कर रहा तो सहवाच्य संख्या कहां से हुई, सहवाच्य संख्या कब होगी, जब केवल एक विभाजित करता। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि सहवाच्य संख्या नहीं है, तो यह त्रुटि, यह गलती हमसे किस लिए उत्पन्न हुई है, यह त्रुटि हमसे इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि 5 एक परिमेय संख्या, यानी कि जो मैंने माना था तो मैंने गलत माना था, हम गलत थे, यानी कि है ना कि 5 एक परिमेय संख्या, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या थी, यानी कि ये जो बोल रहा था ये सही बोल रहा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सवाल नंबर ये क्लियर हुआ। इस वीडियो में इतना ही, केवल 2 ही सवाल ही है, बड़े सवाल थे इसलिए 2 ही कर रहे हैं। अगली वीडियो मिलते हैं जिसमें उदाहरण 10 और सवाल करेंगे जो उसके जैसा होगा। ठीक है, चलिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये आपको पसंद आई हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक तरफ हट जाता हूँ पहले, है ना, क्योंकि बड़ा सवाल है, आप आराम से अपनी कॉपी पे कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप पे और आपके दोस्तों पे पहुंचती रहे। ठीक है, और हाई स्कूल के मैथ की टेंशन छोड़ दो, अगर आप यहाँ से भी पढ़ रहे हो ना और थोड़ा भी समझ रहे हो तो आप धीरे धीरे समझने लगेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद।